ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज, आपके साथ मैं हूं अपर्णा मौजम। आइए करते हैं खबरों की शुरुआत। तब खबरें विस्तार से। तय हुए 3 नाम, एक को कमान। जी हां, दिल्ली में चुनाव के नतीजों के बाद से इस सवाल को लेकर बहस जारी है कि दिल्ली का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। कयासों के दौर में एबीपी न्यूज सीएम चेहरे को लेकर पुख्ता जानकारी आपको दे रहा है कि दिल्ली में मुख्यमंत्री पद की रेस से जुड़ी सबसे बड़ी खबर एबीपी न्यूज के पास है। सीएम चेहरे से जुड़ी पुख्ता जानकारी कि दिल्ली में मुख्यमंत्री पद की रेस में 3 नाम, जी हां 3 नाम सबसे आगे हैं। मनजिंदर सिंह सिरसा, रेखा गुप्ता और जितेंद्र महाजन। इन 3 नामों पर सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है और इन 3 में से एक हो सकता है दिल्ली का अगला मुख्यमंत्री। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बीजेपी की बड़ी जीत दिल्ली के अंदर हुई दिल्ली चुनावों में। और अब कौन होगा मुख्यमंत्री, इसी को लेकर कयासों के बाजार गर्म है। 3 नाम सबसे आगे बताए जा रहे हैं। तो दिल्ली के सीएम पद की रेस में शालीमार बाग से बीजेपी की विधायक रेखा गुप्ता का नाम भी शामिल है। रेखा गुप्ता से खास बातचीत की एबीपी न्यूज संवाददाता वरुण जैन ने। हमारे साथ मौजूद हैं रेखा जी, आपका नाम भी सबसे ऊपर आ रहा है, कौन बनेगा मुख्यमंत्री? देखो, ये जो निर्णय है ये हमारी संगठन के शीर्ष नेतृत्व का है। भारतीय जनता पार्टी वो संगठन है जिसके पास दिल्ली में एक से एक बढ़कर के हीरे हैं। इतने एक्सपीरियंस, इतने सुलझे हुए, जिनको काम का एक्सपीरियंस है और अपने आप में जो बहुत ही जुझारू नेता हैं। तो मुझे लगता है कि शीर्ष नेतृत्व के पास इतनी अच्छी चॉइसेस हैं, कई बार के विधायक उपलब्ध हैं, तो बहुत सुंदर निर्णय आने वाला है। और दिल्ली का मुख्यमंत्री की जिम्मेवारी आदरणीय मोदी जी जिसको भी देंगे, हम सब लोग उनके साथ टीम बन के काम करेंगे और दिल्ली के लिए जो सपना मोदी जी ने देखा है उसे पूरा करेंगे। ये तो राजनीतिक बयान हो गया, लेकिन मन क्या चाहता है कि हाँ मैं बनूं मुख्यमंत्री? एक ही मन चाहता है कि दिल्ली आगे बढ़नी चाहिए। दिल्ली के लोग जिस अधिकार के अधिकारी हैं वो उनको मिलना चाहिए। और मुझे जनता ने इतना स्नेह दिया, 30,000 की जीत, मैं संतुष्ट हूँ। मैं अपनी क्षेत्र की सेवा करना चाहती हूँ और मुझे पूरी तरीके से अपने संगठन में विश्वास है। उन्होंने मेरे जिम्मे जो काम लगाया है मैं उससे पूर्ण करूँगी। बहुत महत्वपूर्ण बातें कही हैं। संगठन पर विश्वास है, 30,000 वोटों से भी जनता ने जिताया है, महिला चेहरा भी है, मतलब इशारा कहीं आपका अपनी तरफ है? आप इशारा कहीं भी ले जाएं, पर सारे इशारे घूम के पार्टी नेतृत्व पे आते हैं। और मैं टीम मोदी हूँ, मुझे जहाँ पार्टी खड़ा करेगी मैं उस नाते से काम करूँगी। मैंने दिल्ली शालीमार बाग में कई लोगों से बात की है, एक सुर में सबने एक ही नाम लिया, रेखा गुप्ता, रेखा गुप्ता, रेखा गुप्ता। अब शालीमार बाग के लोग तो कहेंगे ये, दिल्ली के लोग क्या चाहते हैं? दिल्ली के लोग वो चाहते हैं जो मोदी जी निर्णय करें। दिल्ली की जनता को बेहद विश्वास है भारतीय जनता पार्टी में, इसीलिए तो भरपूर जीत, ऐतिहासिक जीत उन्होंने दी है। हमारा निर्णय एक ही है, दिल्ली को सक्षम मुख्यमंत्री मिले और वो आदरणीय प्रधानमंत्री जी तय करेंगे और हम सब टीम मोदी, टीम भाजपा मिलकर के काम करने वाले। पार्टी को भरपूर विश्वास है। आखिरी सवाल है मेरा, आपको अपने ऊपर विश्वास है? आप मुख्यमंत्री बनेंगी, संभालेंगी? बहुत बढ़िया। मैंने ऐसा कोई विश्वास अपने अंदर नहीं पाल रखा। मैं पार्टी की कार्यकर्ता हूँ और मुझे क्षेत्र के प्रति मेरी जो जिम्मेदारी है, मेरी प्रथम जिम्मेदारी वही है। तो दिल्ली से बलराम पांडे हमारे साथ जुड़े हुए हैं इसी खबर पर लाइव। बलराम, जो नाम चर्चाओं में सबसे आगे फिलहाल निकल गए हैं वो सभी खुद को टीम मोदी बता रहे हैं, बीजेपी का सिपाही बता रहे हैं, लेकिन मनी मन इच्छा तो जोर पकड़े हुए ही है। आपको क्या इनपुट मिला है इन 3 नामों को लेकर? देखिए, आपको बता दें कि सूत्रों से बड़ी जानकारी मिली है कि 3 नाम सबसे आगे चल रहे हैं और माना जा रहा है कि इन्हीं 3 नामों में से एक नाम पर सीएम चेहरे को लेकर के मुहर लग सकती है। आपको बता दें, मनजिंदर सिंह सिरसा जो हरियाणा से आते हैं और उनके नाम को लेकर के लगभग जो चर्चा है वो
अंतिम चरण में है। और खास तौर से अगर हम बात करें, चाहे वो रेखा गुप्ता हो, चाहे जितेंद्र महाजन हो, ये 3 नाम ऐसे हैं जिनको लेकर के शीर्ष नेतृत्व चर्चा कर रहा है। और माना जा रहा है कि इन्हीं 3 नामों में से, चाहे वो मजिंदर सिंह सिरसा हो, चाहे रेखा गुप्ता हो, या फिर जितेंद्र महाजन हो, इन्हीं में से एक चेहरे पर मोहर लग सकती है सीएम पद को लेकर के। और माना जा रहा है कि जिस तरीके से तमाम नाम निकल के आए, चाहे प्रवेश वर्मा का हो, चाहे मोहन सिंह बिष्ट का नाम हो, चाहे राजकुमार भाटिया का नाम हो, या फिर आपने देखा हो कि कल नाम चल रहा था पवन शर्मा का, तमाम ऐसे नाम निकल के आए। लेकिन अब जो फिल्टर होकर के नाम गए हैं शीर्ष नेतृत्व को, जिन पर चर्चा हो रही है, उनमें से 3 नाम सबसे महत्वपूर्ण है। मजिंदर सिंह सिरसा और जितेंद्र महाजन के साथ साथ अगर महिला चेहरा पर कहा जाए, दिल्ली में सीएम चेहरा घोषित करती है बीजेपी, तो रेखा गुप्ता का नाम सबसे आगे है। तो यानी कुल मिलाकर यह कह सकते हैं कि मजिंदर सिंह सिरसा, जितेंद्र महाजन और रेखा गुप्ता के नाम पर लगभग सहमति बन चुकी है। और इन्हीं 3 नामों में से एक नाम पर सीएम चेहरे पर मुहर लग सकती है। और माना जा रहा है कि जैसे ही पर्यवेक्षक नियुक्त होंगे, उसके बाद जब विधायक दल की बैठक होगी, तो इन 3 नामों में से एक नाम पर मुहर लगाई जा सकती है। हालांकि अगर इन 3 नामों पर, जो हमारे सूत्र बता रहे हैं, अगर इन 3 नामों पर सहमति नहीं बनती, तो एक ऐसा नाम भी उनके पास है जो मास्टर स्ट्रोक के नाम से जाना जाएगा, जिसकी चर्चा आज तक नहीं हुई है, वो नाम भी आ सकता है। तो यानी कुल मिला के ये कह सकते हैं कि 90% जो है वो इन 3 नामों पर सहमति बनी है। और इन्हीं 3 नामों में से इससे एक पहले नाम हम देखते आए हैं, मध्य प्रदेश में भी हमने देखा था कि चर्चाओं में जो नाम होते हैं वो चर्चाओं में ही रह जाते हैं और सरप्राइज के तौर पर कोई और एक चेहरा बीजेपी आगे कर देती है। तो यहाँ पर जो नाम चर्चा में चल रहे हैं वो तो यही चाह रहे होंगे कि भाई चर्चा ना हो, पद मिल जाए, यानी कि सरप्राइज के लिए भी दिल्ली की आवाम तैयार रहे। बिल्कुल, देखिए 3 नाम जैसा मैंने आपको बताया कि मजिंदर सिंह सिरसा, रेखा गुप्ता और जितेंद्र महाजन, ये सबसे ऊपर हैं और इनमें सहमति बन सकती है। लेकिन आपको जैसा मैंने पहले बताया कि बीजेपी अकल्पनीय डिसीजन लेती है, जिसकी कल्पना हम और आप नहीं कर सकते हैं। तो चौथा नाम वो भी है और माना जा रहा है सूत्रों से कि इन 3 नामों पर लगभग सहमति बन गई है और माना जा रहा है कि इन्हीं में से एक सीएम चेहरा हो सकता है। लेकिन अगर इन 3 नामों पर सहमति नहीं बनती, तो एक ऐसा नाम सामने आ जा सकता है जिसकी अभी तक चर्चा नहीं हुई है और एक अकल्पनीय कहा जाए डिसीजन शीर्ष नेतृत्व का हो सकता है। लेकिन जो अभी तक हमें जानकारी मिली, जो अभी तक बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व ने बैठक की, जिन नामों में चर्चा हुई, उनमें ये 3 नाम सबसे ऊपर हैं। पहला नाम है मजिंदर सिंह सिरसा, दूसरा नाम है रेखा गुप्ता और तीसरा नाम है जितेंद्र महाजन। और माना जा रहा है कि इन्हीं 3 नामों में से एक नाम पर जो सीएम चेहरे को लेकर के मुहर है वो लग सकती है। और जिस तरीके से अटकलें लगाई जा रही थी कि कौन होगा मुख्यमंत्री का चेहरा, आपने देखा होगा कि आम आदमी पार्टी भी तंज कस रही थी, कांग्रेस भी तंज कस रही थी, तो अब उन अटकलों पर भी विराम लगने जा रहा है और माना जा रहा है कि 1-2 दिन में लगभग जो तस्वीर है वो पूरी तरह से साफ हो जाएगी। और जिस तरीके से आज चर्चा हुई है, जिसमें 3 नाम ये निकल के आए हैं और माना जा रहा है कि ये बेहद महत्वपूर्ण नाम है और इन्हीं में से एक सीएम चेहरा हो सकता है। जी 3 नाम सबसे महत्वपूर्ण रेस में आगे फिलहाल दिखाई दे रहे हैं। रेखा गुप्ता से बातचीत आपने सुन ही ली है और एक और नाम जितेंद्र महाजन और एक और नाम है रेस में मजिंदर सिंह सिरसा का। वो क्या कह रहे हैं, उनसे खास बातचीत की है हमारे सहयोगी मदिया ने, सुनिए। दिल्ली का सीएम कौन, इसको लेकर दिल्ली की जनता से लेकर सियासी गलियारों में चर्चाएं तेज हैं और इस वक्त खास बातचीत के लिए मौजूद हैं मजिंदर सिंह सिरसा जी। सर, दिल्ली का सीएम कौन होगा, ये सवाल सभी पूछ रहे हैं और आप अब क्योंकि बीजेपी से, राजौरी गार्डन से नवनिर्वाचित विधायक हैं, तो आपसे सवाल पूछना बड़ा लाजमी सा है, आखिर दिल्ली का सीएम कौन होगा? दिल्ली का सीएम भाजपा से होगा। जो पार्टी नेतृत्व तय करेगा, हाईकमांड बहुत जल्दी इस पे कार्रवाई करेगी। पार्टी के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी बैठेंगे और प्रभारी चर्चा करेंगे। और मुझे लगता है कि इसका कोई बहुत लंबा काम नहीं है, 10 मिनट का काम है, लेकिन अगले 2-3 दिन में जरूर इसके ऊपर बैठकें शुरू हो जाएंगी। क्या दिल्ली के सीएम, अगले सीएम आप होने वाले हैं? नहीं, आपसे अब सीएम नहीं होगा, हमारा भाजपा का ही होगा इस बार। क्या भाजपा से मजिंदर सिंह सिरसा अब सीएम बनेंगे? देखिए ये तो ऐसे हवाई बातें हैं, ऐसा रोज सवाल पूछे जाते हैं, ऐसी बातें करी जाती हैं जिनका कोई औचित्य नहीं है। हमारी पार्टी एक कार्डर बेस्ड और डिसिप्लिन वाली पार्टी है। पार्टी ये तय करेगी और पार्टी कई पैमानों पे तय करेगी। ऐसा नहीं है कि भाई ये एमएलए पुराना है, नया है। पार्टी ने देखना है कि मोदी जी का विजन कौन
वो पूरा कर सकता है। इसलिए पार्टी जिसको तय करेगी उसी को तय करेगी। अगर सड़कों पे होता हो तो सबका दिल करता है। सर, एक सवाल जो बहुत चर्चा जिस पर चल रही है वो है सीवीसी, जो आदेश सीपीडब्ल्यू को उसने दिए हैं कि जो अरविंद केजरीवाल का सरकारी आवास था जहां वो रहते थे, उसको लेकर जो जांच है वो आगे बढ़ाई जाए। किस तरह से देख रहे हैं आप इस आदेश को? बिल्कुल इसका मैं स्वागत करता हूँ। ये बहुत ज़रूरी था। 100 करोड़ के आसपास बताया जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल जी ने अपनी शीश महल पे लगाया। कहते थे कि मैं 2 कमरों के मकान में रहूँगा, पता चला कि वो 8 एकड़ का है। आप सुनकर हैरान होंगे, दिल्ली के ज़्यादातर झुग्गी क्लस्टर जो हैं 1 से 2 एकड़ में है, जिसमें 8-8, 7। और इसी बीच बड़ी खबर का रुख कर रहे हैं। दिल्ली के मुख्य सचिव ने विभागों को नोटिस जारी कर दिए हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, दिल्ली सरकार के अधीन आने वाले विभागों को ये नोटिस जारी किए गए मुख्य सचिव की ओर से। गैर सरकारी कर्मचारी जो हैं विभागों के अंदर, उनकी एक लिस्ट बनाने को कहा है मुख्य सचिव ने। केजरीवाल सरकार ने गैर सरकारी कर्मचारियों की बड़ी संख्या में नियुक्ति की थी और सरकारी विभागों में इन गैर सरकारी कर्मचारियों की नियुक्तियां हुई थी। अब इनकी लिस्ट बनाने को कहा गया है और नई सरकार बनते ही सूत्र बता रहे हैं कि इन गैर सरकारी कर्मचारियों पर गाज गिर सकती है, उन्हें हटाया जा सकता है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, दिल्ली के मुख्य सचिव ने तमाम डिपार्टमेंट्स को नोटिस जारी कर दी गए हैं कि उनके डिपार्टमेंट में कितने गैर सरकारी कर्मचारी हैं, उनकी लिस्ट बनाई जाए। और इस खबर पर दीपक रावत जुड़ गए हैं अधिक जानकारी के साथ। जी दीपक, बताइए क्या है पूरी खबर, क्या है पूरी जानकारी? जी अपर्णा, लगातार जब से सरकार बदली है तब से मुख्य सचिव भी लगातार एक्टिव नज़र आ रहे हैं। पहले उन्होंने 100 दिन दिए हैं अपने तमाम विभागों को कि खाका तैयार करें। जो बीजेपी ने संकल्प पत्र में जो घोषणाएं की थी उसके हिसाब से 100 दिन में एक रिपोर्ट तैयार करें कि कैसे उन कामों को ज़मीन पर उतारा जाना है। लेकिन अब जो खबर आ रही है वो बड़ी खबर है जो कि आम आदमी पार्टी के लिए मुश्किलें बढ़ा सकती है। वो खबर ये है कि उन्होंने अपने तमाम विभागों को निर्देश दिए हैं कि जो नॉन ऑफिशियल स्टाफ की नियुक्ति की गई थी, जिनको अटैच किया गया था और जिनकी संख्या काफ़ी ज़्यादा बताई जा रही है, उन ऑफिशियल्स के बारे में एक लिस्ट तैयार करनी होगी सभी विभागों को और वो रिपोर्ट जल्द से जल्द चीफ सेक्रेटरी ने कहा है कि उन्हें सौंपी जाए, जिसके आधार पर वो आगे की कार्रवाई कर सके। आगे की कार्रवाई की जो जानकारी मिल रही है वो सूत्र ये बता रहे हैं कि इन सब पर गाज गिर सकती है, इन सबको हटाया जा सकता है और इसीलिए रिपोर्ट मांगी गई है ताकि जब नई सरकार का गठन हो जाएगा और मुख्यमंत्री अपना कार्यभार संभालेंगे तो उस दौरान ये ऑफिशियल नॉन ऑफिशियल स्टाफ जो है वो काम पर नहीं रहेगा। तो यही वजह है कि इसको जल्द से जल्द रिपोर्ट बनाने के लिए आज चीफ सेक्रेटरी ने तमाम विभागों को निर्देश दे दिए हैं। ठीक है, बहुत धन्यवाद दीपक आपका, और बलराम आपका भी शुक्रिया पूरी बातचीत के लिए। बड़ी खबर दिल्ली से आपको बताते, जहां पर दिल्ली के पूर्व सीएम और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें बढ़ाने वाली खबर है। केजरीवाल के सरकारी आवास को लेकर सियासत में जो सवाल उठते रहे हैं, अब उन्हीं सवालों को लेकर केजरीवाल घिरते हुए दिखाई दे रहे हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, केजरीवाल के सरकारी आवास की नवीनीकरण की अब जांच कराई जाएगी। 6 फ्लैग स्टाफ रोड बंगले की जांच के आदेश दे दिए गए हैं। केंद्रीय विजिलेंस कमीशन ने ये जांच के आदेश दिए हैं। सीपीडब्ल्यूडी को केजरीवाल के बंगले की विस्तृत जांच के आदेश दिए गए हैं। आपको बता दें, आदेश क्यों दिए गए हैं, ये कार्रवाई क्यों हुई है, क्योंकि शिकायत की थी बीजेपी के विधायक विजेंद्र गुप्ता ने और उन्हीं की शिकायत पर अब कार्रवाई करने के आदेश दे दिए गए हैं। जांच की जाएगी, सीपीडब्ल्यूडी इस बंगले की जांच करेगी, उसे आदेश दिए गए हैं। केंद्रीय विजिलेंस एजेंसी की ओर से नवीनीकरण जो इस घर की कराई गई थी, इस बंगले की कराई गई थी, उसकी डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन करने के आदेश दे दिए गए हैं। शीश महल कहा गया था बीजेपी की ओर से। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तीखा हमला बोला था चुनाव से पहले प्रचार के दौरान अपने संबोधन में अरविंद केजरीवाल और उनके शीश महल को लेकर। अब इस बंगले की जांच के आदेश दे दिए गए हैं। जांच के आदेश दिए गए हैं सीपीडब्ल्यूडी को, जो डिटेल्ड इन्वेस्टिगेट करेगी इस पूरे मामले में और रिपोर्ट सौंपेगी। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, 6 फ्लैग स्टाफ रोड बंगले की जांच के आदेश दिए गए। दीपक रावत हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। दीपक, अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें बढ़ती दिखाई दे रही है। जी बिल्कुल बढ़ने वाली है, क्योंकि विजेंद्र गुप्ता जो कि नेता प्रतिपक्ष हैं, उन्होंने शिकायत दी थी 14 अक्टूबर को ये शिकायत दी थी और कहा था कि ये जो सरकारी बंगला है इसे कई सारे सरकारी बंगलों को तोड़कर एक बड़ा बंगला बनाया गया है, काफ़ी सारी अनियमितताएं हैं। कुछ रिपोर्ट्स उन्होंने अपनी तरफ से भी सीबीसी को भेजी थी और उसी के आधार पर सीबीसी ने सीपीडब्ल्यूडी को रिपोर्ट भेजी और कहा कि इसकी जाँच की जाए। उसके बाद फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट सामने आई। फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट के आधार पर अब सीबीसी ने सीपीडब्ल्यूडी को ये कहा है कि इसकी विस्तृत जाँच
की जाए और विस्तृत जांच के आधार पर जो रिपोर्ट बनती है वो जल्द से जल्द पेश की जाए ताकि इस पर आगे कार्रवाई की जा सके। दीपक, आप बने रहिए हमारे साथ। तो जिस शिकायत पर ये कार्रवाई हुई है, अब उसे जांच के आदेश दे दिए गए। शिकायत की थी बीजेपी के विधायक विजेंद्र गुप्ता ने, और क्या कहा है वो आपको सुनाएंगे। केजरीवाल को करप्शन की सजा मिलेगी, कट्टर ईमानदार कहने वाले कट्टर बेईमान निकले हैं, ये कहना है विजेंद्र गुप्ता का। ये शीश महल के मामले में केजरीवाल का जो भ्रष्टाचार है, आम आदमी पार्टी का भ्रष्टाचार अब खुलकर सामने आ गया है। पूरे चुनाव में, चुनाव से पहले और सदन में भी जब भी हमने शीश महल का मामला उठाया, केजरीवाल जी चुप्पी साध गए, उनकी मुख्यमंत्री चुप्पी साध गई, सदन में बात तक नहीं करने दी गई। एक तरफ जब पूरे देश की, दिल्ली की जनता जानना चाहती है कि जो लोग अपने आप को कट्टर ईमानदार और आम आदमी कहते थे वो कट्टर बेईमान और सबसे खास आदमी निकले। दीपक, हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दीपक, सुना आपने विजेंद्र गुप्ता को, शिकायत लेकर गए थे विजेंद्र गुप्ता, उन्हीं की शिकायत पर भी जांच के आदेश दिए गए। कह रहे हैं कि कट्टर ईमानदार होने का दावा करते थे, कट्टर बेईमान निकले हैं अरविंद केजरीवाल। शायद दीपक तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है, लेकिन देखिए अब शीश महल का सच क्या सामने आएगा। यहां जांच के आदेश दे दिए गए हैं सीपीडब्ल्यूडी को, जिसके हवाले सरकारी बंगले जिसके अधीन आते हैं, और अब वो डिटेल इन्वेस्टिगेट करेगी कि कितना पैसा यहां पर नवीनीकरण में लगाया गया, इस बंगले के किन किन चीजों पर कितना कितना खर्च किया गया। अब हर एक चीज, हर एक सच सामने आएगा। और आपने विजेंद्र गुप्ता को भी सुना, जिन्होंने शिकायत की थी और वो कह रहे थे कि कट्टर बेईमान निकले हैं अरविंद केजरीवाल। दीपक, विजेंद्र गुप्ता का हमला लगातार जारी है अरविंद केजरीवाल पर, एक सवाल ये और दूसरा ये कि क्या कोई समय सीमा भी तय की गई है सीपीडब्ल्यूडी के लिए? जी बिल्कुल, लगातार इसको लेकर शिकायतें की जा रही थी। बीजेपी के अलग अलग नेता शिकायत कर रहे थे, लेकिन बड़ी शिकायत जो थी वो विजेंद्र गुप्ता की तरफ से की गई थी। नेता प्रतिपक्ष भी हैं और हमारे साथ अभी लाइव भी जुड़ेंगे। उन्होंने ये शिकायत 14 अक्टूबर को की थी। 14 नवंबर को इस पर सीबीसी ने उनकी शिकायत के आधार पर सीपीडब्ल्यूडी को आदेश दिया था। विजेंद्र जी, आपने सबसे बड़ी शिकायत तो आप ही ने की थी, आपने लगातार ये मुद्दा उठाया, चुनाव से पहले भी, चुनाव के दौरान भी। आपने जो लेटर लिखा था, उस लेटर में क्या क्या बातें कही गई थी, आपने क्या अनियमितताएं खुद से पाई? देखिए, 14 अक्टूबर को मैंने पत्र लिख करके सीबीसी को संज्ञान में दिया था कि यहाँ पर ज़बरदस्त वायलेशन हो रहा है, सरकारी संपत्तियों को खाली कराया जा रहा है, खाली करा के शीश महल में मिलाया जा रहा है। 10,000 गज की प्रॉपर्टी को 50,000 गज के एक आलीशान शाहकाल के साम्राज्य में परिवर्तित किया जा रहा है। और फिर 21 अक्टूबर को उस शीश महल में जो ऐशो आराम के सामान करोड़ों रुपए के खर्च किए गए, सरकारी तंत्र से भी पैसा आया और बिना सरकारी तंत्र के रिश्वत का जो पैसा था वो भी उसमें लगा। इस पर जांच की मांग की थी। इस पर सीवीसी ने फैक्चुअल रिपोर्ट सीपीडब्ल्यूडी से मांगी और जब फैक्चुअल रिपोर्ट आ गई तो उसके बाद इस पर जांच बिठाई है सीवीसी ने, उसका हम स्वागत करते हैं। आपने एक बड़ी बात ये कही थी कि 3 से 4 सरकारी बंगलों को मिलाकर एक बड़ा बंगला तैयार किया गया, वो क्या रिपोर्ट? आप 8 टाइप 5 के फ्लैट्स हैं, 45 और 47 राजपुर रोड। दूसरा 8A और 8A एंड 8B 2 बंगलोज हैं, जिसमें इन तमाम जो एरिया लगभग 40,000 गज का ये एरिया है। इसमें आला ऑफिसर्स और सरकार के चीफ सेक्रेटरी लेवल तक के लोग यहाँ रहते थे। होम सेक्रेटरी लेवल, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के सेक्रेटरी होम स्तर के लोग यहाँ रहते थे। उनसे खाली कराया गया तुरंत फुरत और उसको शीश महल में मिलाया गया और किसी कानून का पालन नहीं किया गया। सरकारी आवास पहले ही कम है, उसके बावजूद ये दुस्साहस इन्होंने किया। इसके बारे में मैंने सीवीसी को लिखा था। दूसरा, जो शीश महल में करोड़ों रुपए का सामान आया, महंगा और सरकारी खर्चे से भी और बिना सरकारी खर्च के भी, तो ये सारा जो कुछ हुआ है इसको लेकर के जो स्थिति बनी है उस पर ये कार्रवाई की है सीवीसी ने, मैं उसका स्वागत करता हूँ।
तो ये विजेंद्र गुप्ता जी बता रहे थे कि किस तरीके से उन्होंने शिकायत की, क्या उनको अनियमितताएं समझ आई थी। उन्होंने जिस तरीके से बताया कि 3 से 4 बड़े बंगले, सरकारी बंगले हैं, उनको एकजुट किया गया, तोड़कर एक बनाया गया। पूरा जो सरकारी आवास था उसको तोड़कर नवीनीकरण किया गया। उसमें रखे सामान को लेकर भी काफ़ी सारी अनियमितताएं पाई गई थी। तमाम शिकायतों को उन्होंने सीबीसी को भेजा था। सीबीसी के बाद सीबीसी ने, क्योंकि सीपीडब्ल्यूडी के अंतर्गत आता है, सीपीडब्ल्यूडी को कहा कि आप इसकी जाँच कीजिए। फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट सामने आई और उसी फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट में गड़बड़ी पाई जाने के बाद अब सीबीसी ने सीधे तौर पर इसकी विस्तृत रिपोर्ट की मांग कर दी है। जी दीपक, आप बने रहिएगा हमारे साथ। तो दिल्ली के सियासी गलियारों में इस खबर को लेकर हलचल तेज है। 6 फ्लैग स्टाफ रोड बंगले की जांच पर सियासत तेज हो गई है। करप्शन किया है तो कार्रवाई होगी, ये कहना है बीजेपी का। सीवीसी की जांच में सब कुछ सामने आ जाएगा। सभी घोटालों की जांच होनी चाहिए, बीजेपी कह रही है। करप्शन किया है तो कार्रवाई होगी। जरूरी था। 100 करोड़ के आसपास बताया जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल जी ने अपने शीश महल पे लगाया। कहते थे कि मैं 2 कमरों के मकान में रहूंगा, पता चला कि वो 8 एकड़ का है। आप सुनकर हैरान होंगे, दिल्ली के ज़्यादातर झुग्गी क्लस्टर जो हैं 1 से 2 एकड़ में है, जिसमें 8-8, 7-7 हज़ार लोग रह रहे हैं। और ये इंसान को रहने के लिए 4 लोगों को परिवार के 8 एकड़ जगह चाहिए है। ये शॉकिंग है मेरे लिए भी। इसलिए ये अच्छा है, इस पर इंक्वायरी भी होगी और जांच में सब कुछ सामने आएगा। मैं तो ये भी आग्रह करना चाहता हूँ कि ये पैसा अरविंद केजरीवाल जी से वसूला जाना चाहिए। और जिस तरह से शराब घोटाला, बस घोटाला, स्कूल घोटाला, बिजली घोटाला उन्होंने किया है, ये भी एक बहुत बड़ा घोटाला है जिसमें 100 करोड़ ऊपर लगा नहीं होगा। उसमें से कितने पैसे अरविंद केजरीवाल जी और उनके दोस्तों ने खाए हैं, ये भी सामने आना चाहिए। देखिए, कोई भी घोटाला हो, 1 पैसे का हो या 1 करोड़ का हो, घोटाला घोटाला ही है, अपराधी अपराधी है। चाहे मुख्यमंत्री क्यों ना हो। जो अपने आप को राजा समझते, मालिक समझते थे, उनको ये अधिकार किसी ने भी नहीं दिया कि वो घोटाला करें। और मुझे लगता है साफ साफ दिखाई देता है कि शीश महल में बहुत बड़े घोटाले हुए हैं। बता नहीं पा रहे कोई भी पैसा आया कहाँ से। तो अपराधी को सजा मिलेगी, इससे ही संविधान भी चलता है, कानून भी चलता है। हर मुख्यमंत्री अपने हिसाब से शीश महल बनाने लगा। आपको वो मार्बल है इटली का लगाने की बजाय नॉर्मल मार्बल में भी रह सकता था। मुख्यमंत्री आती चीज़ है। लेकिन ये तो लोग मालिक समझ बैठे थे ना। इन्होंने तो पीढ़ी दर पीढ़ी के बनाने की कोशिश की। क्या जरूरत थी लाखों रुपए के पर्दे लगाने की। देश की, दिल्ली की जनता की जो भावनाएं थी उसको ठेस पहुँचाने का काम किया है। तो इसलिए अपराधी तो अपराधी है। तो इसलिए ये कहना कि कोई भी आएगा रहेगा, तो मुझे लगता है बहुत बड़ा अपराध है। तो दीपक रावत हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दीपक, अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें एक तरफ बढ़ रही हैं और दूसरी तरफ इस जांच को लेकर अब जो है सियासी गलियारों में वार पलटवार तेज देखने को मिलेगा। बीजेपी तो यहां पर पूरे एग्रेसिव फ्रंट पर आकर खेल रही है अरविंद केजरीवाल के खिलाफ। जी बिल्कुल, बीजेपी के आरोपों पर पहले भी आम आदमी पार्टी की तरफ से भी प्रतिक्रिया आई हैं। आम आदमी पार्टी ने इस पर कहा है कि ये एक सरकारी आवास था, सरकारी बंगला था। अरविंद केजरीवाल को कोई पर्सनल बंगला नहीं था। एक मुख्यमंत्री के तौर पर वो उस बंगले में रह रहे थे और ये सीपीडब्ल्यूडी की जिम्मेदारी बनती है कि उन्हें उसका नवीनीकरण करना है, उसको तोड़ना है या उन्हें किसी और बंगले में शिफ्ट करना है। जब उनको लगा कि शिकायत ये की गई थी अरविंद केजरीवाल की तरफ से, जब वो मुख्यमंत्री थे उस बंगले में रह रहे थे, कि जो पुराना बंगला था उसकी छत जो है वो कमज़ोर हो गई थी। जगह जगह से उसमें दरारों की जानकारी सामने आ रही थी, जिसकी रिपोर्ट उन्होंने सीपीडब्ल्यूडी को दी थी। फिर सीपीडब्ल्यूडी से मांग की गई कि इसको ठीक किया जाए। तो सीपीडब्ल्यूडी ने उसकी मरम्मत की जगह उसको एक नई बिल्डिंग तैयार कर दिया गया। नई बिल्डिंग तैयार हुई तो उसमें नई बिल्डिंग के हिसाब से चीज़ें रखी गई, बनाई गई। और उसके बाद जब ये तैयार हो गया तो उसके बाद उसमें कई साल तक मुख्यमंत्री के तौर पर अरविंद केजरीवाल रहे भी। और तभी से बीजेपी ने ये सवाल उठाने शुरू कर दिए कि एक आलीशान बंगला एक मुख्यमंत्री ने तैयार कर दिया और इसको लेकर जांच होनी चाहिए। और यही वजह रही कि दिल्ली चुनाव के दौरान बहुत बड़ा एजेंडा जो है वो बीजेपी ने आम आदमी पार्टी के खिलाफ इसी मुद्दे को बनाया। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जितनी भी रैलियां दिल्ली में की उस दौरान भी उन्होंने इस मुद्दे को उठाया कि एक मुख्यमंत्री ने अपने लिए शीश महल तैयार कर दिया, इतना आलीशान बंगला तैयार कर दिया। और ये तमाम चीज़ें जब आम आदमी पार्टी पर अटैक होने लगा तो उसके बाद जनता के बीच में भी बीजेपी ने इस मैसेज को सर्कुलेट करने की कोशिश की। और कहीं ना कहीं जो नतीजों में इसका रिफ्लेक्शन भी नज़र आता है। आम आदमी पार्टी 22 सीटों पर सिमट गई, जो 2 बार से भारी बहुमत के साथ सत्ता में रही, और बीजेपी 48 सीटों पर आई। तो कहीं ना कहीं अब बीजेपी को लगता है कि इस मुद्दे के आधार पर उन्होंने एक सत्ता हासिल की है दिल्ली में, और अब इस मुद्दे को बीजेपी और आगे बढ़ाना चाहती है, इस मुद्दे को खाली नहीं जाने देना चाहती है। और विजेंद्र गुप्ता जो खास तौर पर लगातार इस मुद्दे को लेकर शिकायत कर रहे थे, वो चाह रहे हैं कि सीबीसी जल्द से जल्द अपनी रिपोर्ट तैयार करे और उसके बाद जो कड़ी कार्रवाई बनती है, जिस तरह की कार्रवाई बनती है वो कार्रवाई होनी चाहिए।
चुनावी मैदान में तो शिकस्त दी ही है बीजेपी ने आम आदमी पार्टी को। इस पूरे मुद्दे पर भी बीजेपी आम आदमी पार्टी को, अरविंद केजरीवाल को बिल्कुल भी छोड़ने के मूड में दिखाई नहीं दे रही है। दीपक, बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। दुनिया बदल रही है और ये ला रही है भारत के लिए इन्फिनिट अवसर, जिसे हम कहते हैं मिनट इन्फिनिट। आइए आइडियाज ऑफ इंडिया के मंच पर समझे इसी मिनट इन्फिनिट को 21 और 22 फरवरी abplive.com पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।